हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द मैथमेटिकल वर्ल्ड। बच्चों, जैसा रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से मैंने सोचा कि चलो और एक पेपर बना देता हूँ। यहाँ पे भी मैं एक्सप्लेन करूंगा जैसे 2020 का जो 21 का जो पेपर था मैंने एक्सप्लेन किया है, तो ये पेपर भी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ प्रॉपरली। अच्छा, एक बात बताना चाहता हूँ, मैं पहले से उसको सॉल्व करके रखा है। अभी अभी मैंने सॉल्व किया है, अभी खत्म हुआ, अभी रात को 10 बजने वाले हैं। तो अभी मैंने डिसाइड किया कि चलो तुम लोगों के लिए मैं अभी इसको डिस्कस भी कर दूंगा, ठीक है। 80 मार्क्स का पेपर, मतलब देखो ये अगर मैं करना जाऊँ विथ एक्सप्लेनेशन ये बहुत ही लेंदी हो जाएगा। जैसे मैंने मेरा नया चैनल में स्टार्ट किया था तो एक एक सेक्शन करने में एक एक घंटे जा रहा था, तो मैंने सोचा चलो पहले सॉल्व कर लेते हैं फिर उसको एक्सप्लेन करूंगा, तो बच्चे लोग जल्दी जल्दी में उसको कर भी पाएगा और मेरा भी वीडियो उतना भी लेंदी नहीं होगा। दो ये तो 40-45 मिनट्स का हो ही जाता है। चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, और ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, बोर्ड का क्वेश्चन पेपर। चलो फिर स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आई थिंक आप लोग देख पा रहे हो ये। चलो इसको सॉल्व करते हैं। ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो है वहां पे बोला गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y इफ 2/7 टू द पावर y इक्वल्स टू 1। आप लोगों को पता है ना, कोई भी नंबर नॉन जीरो नंबर उसका पावर अगर जीरो होता है तो वो हमेशा 1 देता है। तो यहाँ पे y टू द पावर 0 वो भी 1 देता है, 6 टू द पावर 0 वो भी 1 देता है। कोई भी नंबर हो जिसका पावर 0 है वो 1 देता है, नॉन जीरो नंबर डेफिनेटली। तो 2/7 इज अ नॉन जीरो नंबर, तो इसका पावर कितना होगा? y है, और यहाँ पे 1 के बदले में हम लोग लिख सकते हैं ना, ये देखो 2/7 टू द पावर 0, क्योंकि यहाँ पे बेस उतना ही था तो y का वैल्यू 0 है। यहाँ पे मैंने मतलब कंडीशन को लिख के रखा है, देख लेना। अच्छा, तो 1 का हो गया। चलो नेक्स्ट, ये आसान क्वेश्चन है। 2 का देखते हैं। 2 में बोला गया कि राइट द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ दिस। अच्छा बच्चों, इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता है, तो एक काम करो आप लोग, इसको प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करो फिर सॉल्व करो। ओके, गॉट इट। मैं फिर से रिपीट करूं, देखो यहाँ जो पॉलिनोमियल दिया गया है वो प्रोडक्ट फॉर्म में है ना, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म। तो इसको अगर करना है तो यहाँ पे तुम लोग बोलोगे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो सर डिग्री 2 है। नो, इसको पहले मल्टीप्लाई करो, प्रोडक्ट करने के बाद जो सिंप्लीफाई करने के बाद जो तुम्हें मिल रहा है उसका पावर को देखना है तुम्हें। तो यहाँ पे देखो x टू द पावर 4 आएगा। मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाया है, आइडेंटिटी यूज किया है। तुम अगर वो पकड़ नहीं पाओ क्लास मतलब ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, तो एक काम करो, जस्ट मल्टीप्लाई दे, फिर देखो कितना आ रहा है। तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर 4 है तो डिग्री इज 4। ओके, चलो नेक्स्ट। Arnab's father is 49 years old. He is 9 years older than 4 times Arnab's age. Set up an equation to find Arnab's age. पहले इक्वेशन को सेटअप करना है तो और फिर अर्नब का जो एज है वो फाइंड आउट करना है। तो क्या करोगे तुम लोग, देखो अर्नब्स एज मैंने सोचा कि चलो x ईयर्स है, तो बोला गया कि 4 टाइम्स ही इज 9 years older than 4 टाइम्स ऑफ अर्नब्स एज। तो अर्नब का तो x है, तो x का 4 टाइम मतलब 4x, उससे भी 9 ईयर ओल्डर है तो +9, इसका वैल्यू आएगा 49, क्योंकि अर्नब फादर का एज बोला गया है 49। तो इसका कैलकुलेट करोगे तो तुम्हें मिलेगा, ये 9 जाएगा इधर, तो इससे कैलकुलेट करोगे तो 10 आएगा। तो ये आंसर है। वीडियो को पॉज करके तुम इसका कैलकुलेशन देख सकते हो। अच्छा चलो नेक्स्ट। मैं टेलीग्राम चैनल में ना इसका PDF डाल दूंगा, एक बार मुझे रिमाइंडर दे देना। मैं टेलीग्राम चैनल में इसका PDF डाल दूंगा, और तुम लोग अगर नए हो चैनल में तो मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। मैं नेक्स्ट ईयर क्लास 9 का भी वीडियो बनाने वाला हूँ, तो जुड़े रहो ऐसे। मैं बहुत मेहनत करूँगा तुम लोगों के लिए। चलो, एन अनबायस्ड डाई इज थ्रोन वंस। ओके, एक बार डाई को थ्रो करोगे तो 6 आउटकम आता है। ओके, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए कंपोजिट नंबर। अभी कंपोजिट नंबर क्या क्या है? 1 नथिंग, नाइदर कंपोजिट नॉट प्राइम, 2 प्राइम नंबर, 3 प्राइम नंबर, 4 इज अ कंपोजिट नंबर, तो एक तो मिल गया। 5 प्राइम नंबर, 6 इज अ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है? जिस नंबर को तुम डिवाइड करोगे, मतलब जिस नंबर का तुम अगर फैक्टर फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे तो वहां पे 1 और वो नंबर के अलावा भी कोई और फैक्टर रहेगा, तभी कहोगे कि वो कंपोजिट है। लाइक 4 का क्या है? 2 है 1 है, दोनों ही। अच्छा 4 का क्या है? 4 इटसेल्फ है एंड 1 भी है, लेकिन उससे अलावा, उसके अलावा भी एक नंबर है 2, वेदर इट इज प्राइम नंबर, लेकिन वो तो इन दोनों के अलावा भी और एक प्राइम नंबर मतलब फैक्टर मिल रहा है ना, तो इसलिए ये कंपोजिट नंबर होता है। चलो, तो अभी नंबर ऑफ इवेंट पॉसिबल आर क्या है? 1 2 3 4 5 6, तो कितना नंबर है? 6, तो 6 होगा। ये नंबर काउंट कर रहा हूँ यहाँ पे। कंपोजिट नंबर्स आर 4 and 6, तो नंबर ऑफ फेवरेबल केस यू कैन से फेवरेबल केसेस आर 2 व्हिच आर 4 and 6।
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कंपोजिट नंबर दिस 2/6 यू विल गेट 1/3। अच्छा बच्चों तुम इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, P ऑफ गेटिंग, अच्छा ए कंपोजिट नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर ऐसे भी लिख सकते हो, इक्वल्स टू क्या आएगा 1/3। ओके, ये है हम लोगों का आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को चेक करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है इवेल्युएट दिस। अभी इसको इवेल्युएट करने मतलब देखो मैंने लिख के रखा है दिस। अभी पहले भीतर का जो है ना डेसिमल को हटाओ, आसान हो जाता है। तो इसको हटाओगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो 6 0 आएगा। ओके ना, अभी बताओ 64 के पहले जो 0 है, अभी तो डेसिमल नहीं है, मतलब पॉइंट नहीं है, मतलब इसका कोई वैल्यू नहीं है, तुम इसको 64 लिख सकते हो। तो 64 कैन बी रिटन एज 2 to the power 6। ओके, अभी एक के पास में कितना 0 है 6, तो 10 कैन बी रिटन एज 10 to the power 6 एक्चुअली, दिस कैन बी रिटन एज 10 to the power 6 मीन्स दिस इक्वल्स टू 2 3 4 5 6। ओके, सो अभी क्या कर सकते हो तुम लोग, 64 मतलब 2 to the power 6 एंड दिस मतलब 10 to the power 6, तो 2/10 64 मतलब देखो 64 बाई ये है 5 6। अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, 2 to the power 6 बाई 10 to the power 6 दैट कैन बी रिटन एज 2/10 होल टू द पावर 6, वही मैंने लिखा है। अभी ये 6 6 कैंसिल होगा तो 5, तो अभी 2 and 10 भी तो कैंसिल होगा ना, तो 1/5 आ गया। अभी इसको लिखो ऐसे, इसको डेसिमल में भी कर सकते हो, तो तभी तुम्हें क्या करना है, इसको कोई मल्टीप्लाई नहीं करना है। तब तुम एक काम कर सकते हो, यहाँ पे अगर सोचो, यहाँ पे मैं कैलकुलेशन नहीं किया है, ऐसे ही रख दिया है 2/5, मतलब ऐसे ही रखा है, तो ये 6 हो गया, दैट टू द पावर 5/6। तो यहाँ पे भी 5/6 यू कैन राइट, 6 6 कैंसिल। अभी देखो दिस टू द पावर 10 है ना, 10 मतलब क्या है 0.2 टू द पावर 5। तुम लोग इतना तक रखो बस हो जाएगा, ये आंसर है। ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो। चलो नेक्स्ट 6, यूजिंग फैक्टर मेथड डिवाइड द पॉलिनोमियल दिस बाय x - 2। अभी बताओ फैक्टर मेथड मतलब तुम्हें x - 2 इक्वल्स टू 0 करना है, ठीक है ना, फिर उसको करना है। अच्छा फैक्टर मेथड बोला गया है, सॉरी यहाँ पे मैंने सोचा कि फैक्टर थ्योरम, वो तो 9 में है। अच्छा तो यूजिंग फैक्टर मेथड मतलब इसको पहले फैक्टराइज करो तो ये मिलेगा तुम्हें। अभी उसको x - 2 से डिवाइड करना मतलब ऐसे, तो x - 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर x - 4 रहेगा। अभी यहाँ पे ये वाला लिख देना कि x डज नॉट इक्वल्स टू 2, अगर ये 2 होगा तो ये वाला नीचे का नंबर क्या है 0 हो जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए इसको लिखना। नहीं भी लिखोगे तो क्लास 8 में चलेगा। अच्छा चलो नेक्स्ट, नेम एनी टू ज्योमेट्रिकल फिगर व्हिच हैव लाइन ऑफ सिमेट्री एज वेल एज रोटेशन सिमेट्री। तुम कोई भी रेगुलर फिगर लिख दो, इक्विलैटरल ट्रायंगल एंड स्क्वायर बोथ हैव द लाइन ऑफ सिमेट्री एज वेल एज रोटेशनल सिमेट्री। तुम रंबस ले सकते हो, स्क्वायर ले सकते हो, इनका भी रोटेशनल सिमेट्री लाइन ऑफ सिमेट्री दोनों ही है। तो चलो नेक्स्ट, राइट ए पाइथागोरन ट्रिपलेट whose smallest member is 8 and verify your answer। तो स्मॉलेस्ट मेंबर क्या होता है, ये है हम लोगों का वैल्यू। तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट मेंबर क्या होता है 2m, तो 2m वैल्यू है से 8 बोला गया, तो m का वैल्यू क्या होगा 4। तो अभी m² - 1 का वैल्यू निकालो, यहाँ पे 15 आ रहा है, यहाँ पे 17। तो अभी वेरीफाई करने मतलब स्मॉलेस्ट जो है और मतलब हाईएस्ट कौन है, मतलब 17, तो 17² 289। अभी स्मॉलेस्ट बाकी तो जो दोनों है उनका स्क्वायर करके सम करो, वो भी 289 है। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाइड हो रहा है, यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, तो बस ये है फॉर्मूला। नेक्स्ट, राइट द ऑर्डर एंड एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ए पैरेललोग्राम। ऑर्डर तो 2 है, क्यों, क्योंकि जब भी तुम ये फिगर को रोटेट करोगे इस तरह से, मैं दिखा देता हूँ। अभी सोचो ये वाला फिगर है, इसको मैं रोटेट करने वाला हूँ, ऐसे चेंज हो गया ना फिगर। अभी यहाँ पे देखो आगे फिगर इट्स लुकिंग लाइक सेम, तो 1 हो गया। अभी फिर से इसको रोटेट करो 2, तो मतलब 2 आ रहा है, तो एक पूरा कंप्लीट रोटेशन में 2 आ रहा है, तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री तो 2 होगा। एंड क्या बोला गया, एंगल ऑफ रोटेशन, बस ऑर्डर ऑफ रोटेशन से डिवाइड कर दो 180, वो होगा एंगल ऑफ रोटेशन। चलो नेक्स्ट, ये आसान था 9 नंबर। इन द गिवन फिगर PQ आर बोथ ऑल 3 आर पैरेलल, दीज आर पैरेलल लाइंस, दिस एंड दिस। ओके, अभी क्या है, फाइंड x एंड y का वैल्यू तुम्हें फाइंड आउट करना है। तो क्या करोगे, देखो ये वाला 60 है, अभी ये दोनों पैरेलल है, मतलब ये वाला कितना होगा, को इंटीरियर एंगल 60 एंड x का सम होता है 180, वो है को इंटीरियर एंगल्स।
तो यहाँ से x का वैल्यू मिल जाएगा 120, तो ये मिल गया 120। अभी देखो Q एंड R है पैरेलल, Q एंड R ये दोनों पैरेलल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये 40 है मतलब ये भी 40, तो बस ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है ना। Z फॉर्म हो रहा है ना यहाँ पे, देखो ये दिस दिस दिस, तो ये दोनों एंगल सेम होगा क्योंकि ये पैरेलल है। चलो आई थिंक तुम लोगों को समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट सेक्शन सी, चलो अभी क्वेश्चन नंबर 11, फैक्टराइज। इसको फैक्टराइज करना है, बस कोई नहीं, तुम क्या करोगे, इन दो नंबर को होल स्क्वायर फॉर्म में अरेंज करो। देखो ये है क्या, 2x का होल स्क्वायर, 4x स्क्वायर मतलब 2x का होल स्क्वायर, 9x y स्क्वायर मीनिंग 3y का होल स्क्वायर। अभी इसको कैसे अरेंज कर सकते हैं, इसको रीअरेंज करके यहाँ लाओ, मैंने इसलिए अंडरलाइन किया देखो ब्लू में, ठीक है ना। तो इसको इधर लाओगे तो क्या आएगा, 2 इंटू a मतलब 2x, b मतलब 3y आ गया। तो इसको क्या मल्टीप्लाई करके देखो, 2 2 4, 4 3 12, तो 12xy आ गया ना। तो 12xy अगर आ गया मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है। माइनस 25z स्क्वायर मतलब 5z का होल स्क्वायर। अभी देखो यहाँ पे क्या मैंने अप्लाई किया, नेक्स्ट लाइन में इस जगह पे मतलब ये वाला क्या अप्लाई हुआ है, a स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे हो रहा है, तो वो होगा a प्लस बी होल स्क्वायर, और ये तो था ही। देखो मैंने पूरा अंडरलाइन किया है ब्लू में, इसका वैल्यू आ गया ये, और 5z का होल स्क्वायर मतलब ये, तभी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो मैंने लिखा है a प्लस बी मतलब 2x प्लस 3y प्लस 5z इंटू 2x प्लस 3y माइनस 5z, हो गया डन। नेक्स्ट 12 नंबर, एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। इसको एक्सपेंड करना है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर फॉर्मूला, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पे c का वैल्यू नेगेटिव है, तो प्लस 2ab प्लस 2ac प्लस 2bc, ओके। तो ये वाला फॉर्मूला है, मैंने ट्रिक भी बताया है न्यू चैनल में, जाके देखो समझ में आ जाएगा, ओके। तो अगर तुम्हें याद है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। फिर तो इसका स्क्वायर करोगे तो √2 का स्क्वायर होता है 2, और x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, y स्क्वायर माइनस, तो स्क्वायर करोगे तो ये इवन नंबर मतलब पॉजिटिव ही होगा, तो √3 का 3 z स्क्वायर। अभी इसको मल्टीप्लाई कर, 2 2 4 √2 xy। अभी देखो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस 2√6 xz, और यहाँ पे माइनस प्लस माइनस 4√3 yz आ गया। चलो नेक्स्ट, ये थोड़ा लेंदी सम है थोड़ा बहुत, चलो कोई बात नहीं। द डायमीटर एंड लेंथ ऑफ ए रोलर आर 70 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। तो ये एक रोलर है, इसका डायमीटर है 70 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना होगा 35, हाफ होता है डायमीटर का, यहाँ पे लिखा है मैंने देखो। हाइट है 100 सेंटीमीटर, तो h का वैल्यू है 100 एंड r का वैल्यू है 35। चलो, इट मूव्स वंस ओवर टू लेवल अ प्लेग्राउंड ऑफ एरिया दिस, फाइंड द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस द रोलर विल टेक टू लीव द प्लेग्राउंड, सॉरी टेक टू लेवल द प्लेग्राउंड। मतलब एक रोलर है, जब वो एक बार पूरा रोल होता है तो कितना कुछ करता है, मतलब यहाँ पे बोला गया है कि इट मूव्स वंस ओवर टू लेवल अ प्लेग्राउंड ऑफ एरिया दिस, ओके। फाइंड द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, मतलब एक रेवोल्यूशन में कितना वो करता है, मतलब मूव करता है, उसका कार्ड सरफेस एरिया। ऐसे मूव करेगा तो ये वाला देखो मैंने रोलर करके रखा है, ये अगर ऐसे मूव करेगा तो उसका कार्ड सरफेस होता है ना। अभी कार्ड सरफेस को फाइंड आउट करो, फिर डिवाइड करो, हो जाएगा। तो कर्व सरफेस ऑफ द रोलर इज 2πr, 2 इंटू पाई 22/7। अगर पाई का वैल्यू कुछ बोला नहीं जाएगा तो तुम 22/7 करके कर सकते हो। आर का वैल्यू है 35 एंड एच तो 100 है, कैलकुलेट करोगे तो इतना आएगा यहाँ पे। अब इसको तुम्हें किस में कन्वर्ट करना है, मीटर स्क्वायर में, क्योंकि यहाँ पे मीटर स्क्वायर में दिया गया है। तो देखो एक यहाँ पे लिखा है 1 मीटर स्क्वायर मतलब 1 मीटर इंटू 1 मीटर, तो 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर दैट इक्वल्स टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कैलकुलेट करो 2.2 मीटर स्क्वायर आ गया। अभी फॉर वन रिवोल्यूशन इट कैन कवर इट्स सरफेस एरिया, मतलब इतना, तो इतना कवर करना है, कितना 4400, तो डिवाइड कर दो इससे। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस क्या होगा, डिवाइड करो यहाँ पे 2000 टाइम्स। 2000 टाइम अगर रोलर को मतलब रिवोल्यूट करोगे, मतलब रोटेट करोगे, मतलब और यू कैन से रिवोल्यूशंस, 2000 रिवोल्यूशंस इट विल टेक टू लेवल द ग्राउंड, क्योंकि ग्राउंड का जो है 4400 मीटर स्क्वायर था। चलो नेक्स्ट,
Find the compound interest on 8,000 rupees for 1.5 years at 10% per annum if the interest being compounded half yearly. हाफ ईयरली मतलब 6 महीने बाद तुम्हें इंटरेस्ट मिलता है, तो 1.5 साल में कितने बार मिलेगा? 3 बार। तो यहाँ पे मैंने लिखा है, तो यहाँ पे देखो 8,000 रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10, एन है 3/2, तो इसका कैलकुलेट करो तो यहाँ पे 3 आता है। तो ये तो ऑल अबाउट कैलकुलेशन है, इसमें क्या बताना है बताओ। अच्छा एक बात है कि क्योंकि तुम्हें पता है कि ये अगर 2n होगा तो यहाँ पे r/2 होता है ना, तो वही मैंने यहाँ से यहाँ पे सब कुछ लिख के रखा है। देखो फिर इसका कैलकुलेशन ये आ रहा है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, अमाउंट से प्रिंसिपल को माइनस कर दो, तो ये वाला आंसर है। मेघा एंड हर फ्रेंड्स स्टार्टेड फार्म टू मैन्युफैक्चर, ये उसका और का क्वेश्चन है, manufacture natural fertilizer. Okay, to promote organic farming, the points of the farm were this 84,000. Okay, in the year of 2014. During the next year, it increased by 5% and it decreased by 2%. मतलब एक उसके नेक्स्ट ईयर में क्या हुआ, 5% बढ़ा है, और उसके नेक्स्ट साल में क्या हुआ, 2% घट गया इन द फॉलोइंग ईयर। ठीक है ना। What is the profit of the farm after 2 years? तो प्रॉफिट इन 2014 में इतना था, प्रॉफिट इन 2015 में क्या है 5% आ गया, नेक्स्ट साल में बढ़ा है एंड डिक्रीज है मतलब लॉस हुआ है। इन 2016 में क्या है, नेक्स्ट ईयर बोला गया था 2%। तो वो तुम लोगों का जो चैप्टर है ना 6th चैप्टर, उसका जो लास्ट वर्कशीट है उसका सम ग्रोथ एंड डिप्रिसिएशन का वो वाला, तो डिफरेंट यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट हो तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। तो इसको कैलकुलेट करो, कैलकुलेशन वीडियो को पॉज करके एक बार देख लो, मैं उतना एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा कैलकुलेशन में, तो ये आंसर आएगा। ओके, आई थिंक आप लोगों को बच्चों समझ में आ चुका है। चलो नेक्स्ट 15 नंबर, यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड टू शो दैट दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस। तो यहाँ पे तुम्हें बोला ही गया है लॉन्ग डिवीजन मेथड, तो यहाँ पे तुम्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब देखो 5 है, 5 के बाद 4 गायब है, z⁵ के बाद z⁴ गायब है, z⁵ गायब है, z² मतलब z² गायब है, z है फिर। ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे बाकी को 0 इंटू करके ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। बाकी का तो तुम्हें पता है, इसका पहला जो टर्म है z⁵ बाई यहाँ पे जो पहला टर्म z², इसको डिवाइड करोगे तो z3, तो z3 यहाँ पे क्वेश्चन में लिखना है। तो कैलकुलेट करो तो ये वाला आ गया, तो अभी माइनस करोगे तो ये -3z², बाकी का टर्म नीचे लिखना है, ये वाला नीचे आएगा, ये वाला भी नीचे आएगा। -3z² z³ के साथ z² को डिवाइड करना है, तो तुम्हें मिलेगा -3z। तो यहाँ पे -3z लिखा है मैंने, फिर डिवाइड करने के बाद 0 आ गया। तो अगर रिमाइंडर 0 हो गया तो तुम लोग बोलोगे यस इट इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अगर रिमाइंडर नहीं 0 हुआ और डिवीजन को तुम्हें स्टॉप करना पड़ा तो तुम लोग लिखोगे कि नो इट इज नॉट अ फैक्टर। तो तुम्हें देखना है, ठीक है ना। सो दैट, अच्छा सो दैट भी बोला गया तो डेफिनेटली प्रूव्ड यू कैन से। ओके नेक्स्ट, ये तो आसान सा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ दिस। तो इसको सिंप्लीफाई करो, मैंने करके दिखाया है यहाँ पे देखो, ये कैलकुलेशन देखोगे तो तुम्हें पता लग जाएगा। इस साइड में मैंने डिवीजन का फॉर्मूला अप्लाई किया है, ये प्लस क्यों हुआ, माइनस ऑफ माइनस प्लस हुआ यहाँ पे ना, डिवीजन मतलब नेगेटिव होता है और ये नंबर खुद ही नेगेटिव है, तो माइनस ऑफ माइनस प्लस। तो इसका कैलकुलेट करो तो 1 आएगा और बाहर भी ये थे, तो इनका इंटू करना है, इंटू मतलब प्लस होता है, तो 4 आ गया। तो 2 + x का वैल्यू 4 है, तो x का वैल्यू क्या है 2 है। ये आसान सा है। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन तुम्हारी वर्कशीट में है। अच्छा तो इसको पहले मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करो, ये देखो। अच्छा बच्चों मैंने यहाँ पे थर्ड ब्रैकेट यूज किया है क्योंकि यहाँ पे बाहर में माइनस साइन है ना, इस ब्रैकेट को यूज करना, नहीं तो तुम लोगों का प्लस माइनस में प्रॉब्लम हो जाएगा, गलत हो सकता है। यहाँ पे बस यही बात मुझे एक्सप्लेन करना था कि यहाँ पे माइनस है मतलब तुम्हें एक्स्ट्रा केयरफुल होना है। यहाँ पे देखो माइनस है तो तुम्हें एक्स्ट्रा केयरफुल, तो ये वाला एक्स्ट्रा ब्रैकेट दे के रखो ऐसे, फिर इसको मल्टीप्लाई करके जो मिल रहा है ये लिखो। यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन करके दिखा दिया है, तो ये आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, तो वो लिखो। ठीक है, ये रफ वर्क सोचो। तो वो लिखने के बाद माइनस, अभी ब्रैकेट को रिमूव करोगे तो ये माइनस प्लस माइनस, मतलब भीतर का सभी साइन चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस होगा माइनस प्लस, तो सभी प्लस है मतलब सभी माइनस हो जाएगा। अभी ये दोनों कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे मिल गया। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, फिर इसका आंसर मिलेगा 20/27। ये बुक का ही साम है। चलो 18 को देखते हैं। द लेंथ ऑफ 2 एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 4:7। तो ये एडजेसेंट साइड्स है तो ऑपोजिट साइड इक्वल होता है, पैरेललोग्राम का ऑपोजिट साइड इक्वल होता है, तो ये 7x मतलब ये भी 7x ऐसे।
तो पेरीमीटर बोला गया है 132। अभी देखो इन चारों को ऐड करोगे तो पेरीमीटर मिल जाएगा, वो है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ के जैसे, है ना। तो उसको ऐड करो, फिर तुम्हें ये मिलता है, ये वाला वैल्यू है गिवन 132। देखो ना पेरीमीटर है, और यहाँ पे बुक में मतलब क्वेश्चन में पेरीमीटर दिया गया है, तो इनको कैलकुलेट करो 6 मिलेगा, 6 है। अभी बाकी का फाइंड आउट कर लो, 4 6 24, 7 6 42, लेंथ एंड ब्रेथ आर 30 और साइड्स आर 30। Two adjacent angles of a rhombus are in the ratio 2:3. Find all the angles of the rhombus. तो क्या होगा? Let the two adjacent angles of a rhombus be 2x and 3x. तो मैंने मान लिया कि 2x और 3x adjacent sides of the rhombus, these two. We know opposite sides of the rhombus are parallel. तो ये दोनों पैरेलल है पता है, तो इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। फाइंड द एंगल्स, यहाँ पे एंगल बोला गया है, टू एडजेसेंट एंगल्स, सॉरी ये एंगल है, सॉरी ये वाला एंगल है, ठीक है ना। टू एडजेसेंट एंगल्स इज दिस, तो अभी ये दोनों पैरेलल है, मतलब इन दोनों का सम क्या होगा 180, तो वही है दिस प्लस दिस इक्वल्स टू 180। स्टेटमेंट को देख लेना, कैलकुलेट करके 36 आएगा। लेकिन तुम्हें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द एंगल्स ऑफ द रॉम्बस, तो हमें फाइंड आउट करना है 2x एंड 3x, तो वो आ गया, लिख दिया मैंने। तो चारों एंगल को लिखना 72 72, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। यहाँ पे ए के साथ सी इक्वल है, बी के साथ डी इक्वल है। देखिए ये वाला तो कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन में नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन तुम लोग कर लेना, बोला गया है एक्चुअली 1 2 3 एंड 2 डायगोनल्स का लेंथ, हाँ 5 गिवन है, ऑल द साइड्स हैज बीन गिवन। ये वर्कशीट 2 का सम है, कर लेना ये वाला प्रैक्टिस, मैं इसको नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक बार देख लो। द किंग एंड क्वीन ऑफ स्पेड आर रिमूव्ड फ्रॉम ए डिक ऑफ 52 playing cards, and then the remaining cards are well shuffled. One card is selected at random from the remaining card. What will be the probability of getting a queen? अभी बताओ 52 कार्ड से 2 कार्ड को निकल लिया है, मतलब 2 कार्ड को मतलब रिमूव कर दिया गया है, मतलब अभी कितने कार्ड है उसके बाद 2 कार्ड को अगर रिमूव कर दोगे तो अभी तुम्हारे पास बस 50 कार्ड्स है ना। अभी देखो बाकी का क्वेश्चन कि वहाँ पे अगर एक कार्ड को ड्रॉ करोगे तो फिर क्वीन आने का चांसेस क्या है। एक क्वीन तो मतलब रिमूव कर दिया गया है, अभी 50 कार्ड्स है, टोटल नंबर ऑफ केसेस 50 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन क्या होगा। एक वैसे तो 4 क्वीन रहते हैं, 4 सेट में एक सेट में एक क्वीन, मैंने कंसेप्ट वीडियो में पूरा एक्सप्लेन किया है, एक बार जाके देखो। अच्छा, तो एक सेट में एक क्वीन है, तो 4 सेट में 4 क्वीन होगा, लेकिन एक क्वीन तो निकल गया है, तो डेफिनेटली वो 3 होगा, बाकी के 3 बाकी है, 3 बाई 50। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड कार्ड, यहाँ पे रेड कार्ड, तो किंग ऑफ द स्पेड, तो ये तो क्या होता है बोलो। स्पेड का जो होता है वो एकदम ही यू कैन से ब्लैक कलर का होता है, सभी मैंने एक्सप्लेन किया, जाके एक बार देख लो बच्चों, हाँ ठीक है, वो वाला चीज़ अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो रहा है तो समझने में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड कार्ड क्या होगा, टोटल 26 कार्ड्स होगा 50 में, तो इसको कैलकुलेट करो तो ये आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक 10, अभी देखो किंग एंड क्वीन को निकाला गया है, तो 50 में 2 ब्लैक 10 होगा, किंग को तो नहीं निकाला गया है, तो बस किंग को निकाला गया है, 10 को तो नहीं निकाला गया है, तो ये आएगा 1/25। चलो नेक्स्ट, तो चलो अभी ये क्वेश्चन को देखते हैं, इसको सॉल्व करना है, 1 मिनट। तो यहाँ पे बोला है कि अ मदर डेयरी आउटलेट सोल्ड द फॉलोइंग क्वांटिटीज ऑफ मिल्क इन लीटर्स ड्यूरिंग मंथ ऑफ फेब्रुअरी ऑफ 28 डेज। तो फरवरी में जो 28 डेज है उसका तुम्हें ये करना है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे मैंने पूरा बना के रखा है टेबल, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तुम्हें बनाना है, तो क्या करोगे, देखो यहाँ पे जो 64 to 70 है, तो यहाँ पे मार्क करते जाना है, फिर तुम्हें लिखते जाना है। देखो 75 तो कहाँ लिखोगे, 75 इसके अंदर आएगा, तो यहाँ पे 1, 90 कहाँ पे आएगा, डेफिनेटली यहाँ पे आएगा, फिर 84 यहाँ पे आएगा, 68 यहाँ पे आएगा, नाउ 91 कहाँ पे आएगा, 91 यहाँ पे आएगा इधर, नेक्स्ट 69 आएगा इधर, 82 कहाँ पे आएगा, यहाँ जो एंड में है इसका नहीं लेने वाला हूँ मैं, यहाँ पे होगा। लोअर लिमिट में तुम लोअर लिमिट को काउंट कर सकते हो, अपर लिमिट को काउंट नहीं कर पाओगे तुम, तो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे जाएगा। फिर 79 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे 64 डेफिनेटली यहाँ पे, 91 हियर इट इज़ 91, तो 65 तो यहाँ पे जाएगा, 87 यहाँ पे,
फिर 77 89, 77 तो यहाँ पे आने वाला है, 89 तो यहाँ पे वो, ओके। 70 65, 70 कहाँ है, 70 मतलब ये, एंड 65 तो बस पूरा कंप्लीट हो गया, मतलब 5। 92 74 71, 92 92 डेफिनेटली यहाँ पे 92 है, उसके बाद 74 74 एंड 71 वो भी यहाँ पे आएगा। 66 86, 66 कहाँ जाएगा, 66 देखो यहाँ पे आएगा फिर से। 86 कहाँ जाएगा, 86 यहाँ पे। उसके बाद 88 94, 88 डेफिनेटली लोअर लिमिट को लेना है तो यहाँ पे जाएगा, 94 यहाँ पे आएगा। 92 95, 95 तो यहाँ जाएगा। 92 कहाँ जाएगा, यहाँ। फिर 78 72, 78 दैट मीनिंग यहाँ पे, एंड 72 वो यहाँ जाएगा। 81 कहाँ आएगा, इसके अंदर बस। तो यहाँ पे 5 एंड 6, यहाँ पे देखो 5, दिस इज 1 2 3 4, दैट वन ऑल्सो 4, देन 5 6 7 एंड दैट वन 2, ओके। तो टोटल करो, देखो 7 to 9, 9 4 13, 13 4 17, 17 5 22, 22 and 6, 22 and 6 28 आ गया, ठीक है। टोटल हो गया ना। तो अभी यही तुम्हें करना था। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 23, some students of a school wish to arrange their 3609 plants in a row to form a perfect square. They find that in doing so 9 plants are left out. तो 9 एक्स्ट्रा बन रहे हैं। तो देखो मतलब क्या है, स्टूडेंट्स को तुम्हें अगर स्क्वायर में फाइंड आउट करना, परफेक्ट स्क्वायर बोला गया है। परफेक्ट स्क्वायर मतलब लॉन्ग डिवीजन में करोगे तो लॉन्ग डिवीजन मेथड यहाँ पे अप्लाई करना है परफेक्ट स्क्वायर में मतलब। तो उसके पहले बोला गया कि 9 जो है वो लेफ्ट आउट मतलब वो एक्स्ट्रा रह गया तो उसको माइनस करना है। तो इसलिए मैंने वो माइनस, एज 9 plants आर लेफ्ट आउट आफ्टर अरेंजिंग देम इन द फॉर्म ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर, सो देयरफॉर दिस विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर। ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। ये तो 36 का मतलब 3600, इसका तो बहुत ही आसानी से कर पाओगे। 3600 लॉन्ग डिवीजन नहीं भी करोगे तो चलेगा, लेकिन इसके अलावा कोई अलग सा कुछ नंबर दिया जाएगा तो उसको तो तुम्हें करना ही है। ये मुंह से ही हो जाएगा। कैसे, 36 × 100। अब बताओ 36 किसका स्क्वायर है, 6 का। 100 जो है 10 का स्क्वायर, मतलब 6 × 10 होल स्क्वायर, दैट इज 60 स्क्वायर। आ गया। तो 60 इज द आंसर। तो बोला गया कि फाइंड द नंबर ऑफ रोज एंड ऑल्सो द नंबर ऑफ प्लांट्स इन द फ्रंट रो। सेम होगा, वो दोनों ही 60 होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यहाँ पे जो बोला गया है कि 27 में, इन द फिगर ABC इज आइसोसेलिस ट्राइंगल विथ, बोला गया AB = AC, AB = AC, ये दोनों सेम लेंथ है। एंगल A का जो वैल्यू है वो है 100 डिग्री। फाइंड एंड ECD, E ये वाला, CD ये है 40 डिग्री। तो क्या करना है तुम्हें, देन प्रूव दैट AB पैरेलल CE, AB एंड CE ये दोनों पैरेलल। तो अगर तुम यहाँ पे तो 40 डिग्री बोला गया, अगर तुम इसको भी 40 डिग्री दिखा पाओगे तो तुम क्या कहोगे कि ये पैरेलल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो कैसे दिखाओगे, देखो ये दोनों का लेंथ सेम है, तो अभी ये तो 100 है, तो इन दोनों का सम क्या होगा, 80 होगा। 80 से 2, अभी सेम लेंथ है मतलब दोनों एंगल भी इक्वल होना चाहिए, ये भी 40 ये भी 40 होगा। तो कैसे फाइंड आउट करोगे, वो 80/2 रिमेनिंग एंगल बाई 2 दैट इज 40 डिग्री। यही मैंने यहाँ पे किया है, एक बार देख लो, ठीक है। आसान क्वेश्चन था ये, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, 4 नंबर मार्क्स का है लेकिन ये आसान है। नेक्स्ट 28, इन द गिवन फिगर PQRS इज अ रेक्टेंगल, एंगल दिस PRQ ये है 30 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ PQS दिस वन, ओके, दैट इज क्या है वो तुम्हें फाइंड आउट करना है। तो PQS का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो मैंने वो एकदम पूरा एक्सप्लेन करके लिखा है, यहाँ पे देख लो। लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। तो देखो फाइंड क्या करना है, एक बार फिर से देखो, तुम्हें फाइंड करना है ये वाला फाइंड द वैल्यू ऑफ PQS मतलब ये जो देखो मार्क करके रखा है। चलो मैं कलर चेंज करके लिखता हूँ, यहाँ पे तुम्हें पता लग जाएगा। यहाँ पे ये इसका वैल्यू तुम्हें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो क्या करोगे, बहुत ही आसान है साम। ये भी ये एक रेक्टेंगल है, मतलब उसका डायगोनल, अच्छा
फिगर चाहिए, ये डायगोनल का लेंथ सेम होगा, वही लिखा है। तो अभी देखो हाफ पी आर, पी आर इसका हाफ मतलब ओ क्यू होगा, और यहाँ पे मतलब हाफ क्यू एस होगा ओ क्यू एंड हाफ पी आर होगा ओ आर, ठीक है ना, क्योंकि बाइसेक्ट करता है, यहाँ पे लिखा है बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। तो अभी ओ आर इक्वल्स टू ओ क्यू हो गया, ओ आर ये वाला इक्वल्स टू ओ क्यू। तो अभी देखो ये वाला 30 है, मतलब ये भी 30 आ जाएगा, है ना एकदम। अभी टोटल एंगल क्या है 90 डिग्री, तो ये रिमेनिंग एंगल क्या होगा 60 डिग्री, वही मैंने ये सब किया है यहाँ पे। अच्छा पी क्यू आर 90 डिग्री क्यों है, सिंस इट इज एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल, तो इसलिए बाकी का देख लेना हो जाएगा। सॉल्यूशन मैंने पूरा करके रखा है, देखो एक्सप्लेन भी कर दिया है यहाँ पे। नेक्स्ट 29 का देखो कंस्ट्रक्शन है, मैं नहीं करने वाला हूँ। ये जो है 2 एंगल गिवन है, मतलब आई थिंक 3 एंगल गिवन है, तो ये वर्कशीट 3 का कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। वर्कशीट 2 में 2 एंगल दिया गया था, और शायद ये वर्कशीट हाँ ये 3 का ही लग रहा है, 3 और 4 में कोई होगा। चलो नेक्स्ट 29 नहीं कर रहा हूँ मैं, है। अगर तुम्हें लगे कि 29 का सोल्यूशन सर नहीं आ रहा है, तो मेरा तो जो रिसेंटली मैं वो कंस्ट्रक्शन का भी वीडियो डाल रहा हूँ, तो वहाँ पे जाके देख लो बेटा, हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। चलो ठीक है नेक्स्ट 30, द डेटा ऑफ द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड बाय 720 स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल आर गिवन बिलो। बस में इतना जाता है, साइकिल में इतना, वैन में इतना, स्कूटर में इतना। तो मैं बस इसका कैलकुलेशन कर दूंगा, अगर इन तीनों को तुम ऐड करोगे बच्चे तो तुम्हें मिलेगा 720, ठीक है ना। तो अभी देखो एक सर्किल में एंगल कितना होता है, मैं राफ वर्क एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तुम लोग पूरा करके रखना, ठीक है खुद से। तो यहाँ पे देखो एक सर्किल के सेंटर में कितना एंगल होता है 360 डिग्री। अभी देखो ये अगर 360 डिग्री है, तो 360 डिग्री मतलब तो 720, क्योंकि ये टोटल जो वैल्यू है वो ही तो यहाँ पे एंगल फॉर्म करना होगा। तो यहाँ पे 720 वैल्यू होगा, तो ये डिग्री नहीं ये वैल्यू है, तो आएगा एंगल जो आएगा वो है 360 डिग्री। तो एक डिग्री का वैल्यू क्या आएगा हाफ, मतलब एक होगा वैल्यू, तो एंगल क्या आएगा हाफ 720, ओके। इसको कैलकुलेट करोगे तो हाफ डिग्री आएगा तुम्हें मिलेगा, ठीक है। अभी चाहिए क्या 240, तो 240 में कितना आएगा 240/2 दैट इज 120 डिग्री, ठीक है ना। तो 120 डिग्री आ गया। अभी 160 डिग्री का वैल्यू, मतलब 160 जो वैल्यू है उसका एंगल आएगा 160 डिवाइड बाई 2, तो कितना आएगा 80 डिग्री। नेक्स्ट 160 हो गया 180, इसका आएगा 180/2 दैट इज 90 डिग्री, एंड द लास्ट वन 140 इक्वल्स टू आएगा कितना आएगा 140/2 दैट इज 70 डिग्री। अभी तुम्हें पूरा सभी एंगल मिल गया, 120 है यहाँ पे, 120, 80, 70, 70 सॉरी 90, 70 आ गया। तो बस इस एंगल को यहाँ पे ड्रॉ कर दो, हो जाएगा। फिर 120 जहाँ पे ड्रॉ करोगे तो वो आएगा क्या, वो मतलब ऐसे, ये कुछ ऐसा होगा 120, यहाँ पे सोचो ये 120 डिग्री प्रोटेक्टर से करना, तो ये 120 डिग्री, तो यहाँ पे बास लिखोगे। फिर क्या करना है राफ फॉर्म में करके दे रहा हूँ, ठीक है। 80 डिग्री, तो 80 मतलब यहाँ से 90 होता तो ये थोड़ा छोटा, मतलब ऐसे, तो सोचो ये है 80 डिग्री, ठीक है। तो इसका वैल्यू आएगा, तो यहाँ पे लिखोगे तुम नेक्स्ट क्या है साइकिल, ओके। नेक्स्ट है 90 डिग्री, तो 90 एग्जैक्ट होना चाहिए, तो ऐसा कुछ आना चाहिए। अच्छा एक मिनट, कुछ ऐसा होना चाहिए, तो ये आएगा 90 डिग्री, तो यहाँ पे लिखना है वैन, और स्कूटर ये है 70 डिग्री, तो इसका होगा स्कूटर ऐसे। अच्छा मैं हाथ से ड्रॉ कर दिया, तुम लोग प्रोटेक्टर यूज़ करके करना, ठीक है। तो ऐसा होगा आंसर। अच्छा अभी बार ग्राफ भी है, ये तुम लोग कर पाओगे, ठीक है। एज गिवन है, नंबर ऑफ टीचर्स गिवन है, तो इसको बार ग्राफ फॉर्म करके करना है, ग्राफ पेपर के ऊपर करना है बच्चों लोग। तो क्लास साइज तुम्हें पता है, क्लास मार्क भी पता है। अच्छा फाइंड द क्लास मार्क ऑफ द क्लास दिस, मैं ये आंसर दोनों कर देता हूँ। क्लास साइज कितना है इसका माइनस कर दो ना, यहाँ पे होगा 25 माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आएगा 5, ये है क्लास साइज। और क्लास मार्क कितना है, क्लास मार्क होगा क्लास साइज डिवाइड बाई 2 दैट इज 5/2 दैट इज 2.5, ये है क्लास मार्क, ओके। तो फाइंड द क्लास मार्क ऑफ द क्लास दिस, तो ये मिड पॉइंट होता है, ठीक है। तो कैसे करोगे, ये यहाँ पे इक्वल नहीं देना है, तो 35 के साथ 2.5 ऐड कर दो, तो यहाँ पे आएगा ये आएगा एक्चुअली 37.5, ओके। चलो हो गया। अभी देखते हैं नेक्स्ट, ये बोट शाम का शाम है। Boat covers a certain distance downstream in 1.5 hours. It covers the same distance upstream in 2 hours.
द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर हैज़ बीन गिवन 35 सेंटीमीटर, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो तुम लोग स्पीड ऑफ द स्ट्रीम को क्या मानोगे, x किलोमीटर पर आवर। डाउन स्ट्रीम में क्या है, ज़्यादा होता है स्पीड, ये सब मैंने एक्सप्लेन करके रखा है मेरा वीडियो में, तो वहाँ पे जाके देखो। तो 35 प्लस x किलोमीटर पर आवर, ज़्यादा होता है इसलिए प्लस x, और कम होगा मतलब 35 माइनस x किलोमीटर पर आवर। तो ये अप स्ट्रीम में। तो डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, है ना। टाइम मतलब तुम लोगों को पता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई टाइम, तो डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। तो इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें, डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम में, और फिर से अप स्ट्रीम के साथ तुम टाइम को मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें यहाँ पे भी डिस्टेंस मिलेगा। अभी बोला गया कि सेम डिस्टेंस, मतलब ये दोनों सेम होगा, तो यहाँ पे लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इक्वल्स टू दिस, क्योंकि डिस्टेंस सेम बोला गया है। तो ये कैलकुलेट करोगे तो तुम्हें मिलेगा 5। तो क्या होगा स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इक्वल्स टू 5 किलोमीटर पर आवर। ओके, चलो नेक्स्ट। यहाँ पे 32, द वैल्यू ऑफ ए मशीन डिप्रिसिएट्स एट 12.5% पर एनम, इट वॉज परचेज 3 years एगो। ओके, 3 साल पहले खरीदा था। इफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू इज दिस मीन्स 13,720, फाइंड द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द मशीन 3 years एगो। 3 years पहले का जो ओरिजिनल वैल्यू है वो बोलो। तो मैंने सोच लिया कि 3 साल पहले था x, तो डिप्रिसिएट सेम रेट में हुआ है, तो x इंटू 1 माइनस 12.5/1000 3 होगा यहाँ पे। तो दैट वैल्यू इक्वल्स टू डिप्रिसिएट होने के बाद ये वैल्यू, तो ये तो डिप्रिसिएट का फॉर्मूला है, माइनस है, तो डिप्रिसिएट वो लिखा है मैंने लेफ्ट साइड में और ये राइट साइड में। इसको कैलकुलेट करो तो ये आएगा, फिर इसको इधर लाओ कैलकुलेट करो तो ये आएगा। इसको कैलकुलेट करोगे तो 20,480 था। एक्चुअली जो वैल्यू था वो था मशीन का 20,400, अभी घाट के इतना हो गया। ओके, चलो नेक्स्ट। तो चलो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। ये वाला बस है और एक है अंकुर वाला सम। आई थिंक दैट वन आई सॉल्व्ड, या दैट वन सॉल्व्ड। ये वाला बस सॉल्व करना शायद भूल ही गया। चलो यहाँ पे कर देते हैं। 81 टू द पावर 3/4 इज गिवन ना, तो तुम लोग क्या करोगे, 81 कैन बी रिटन एज 3 टू द पावर 4। प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लेना यहाँ पे 81 फिर 3 से करके देखना, तो 3 27 लाइक दिस वे तुम लोग को चेक करना है। ओके, 3 and 3 how much, 1 2 3 4, so 3 to the power 4 that to the power 3/4 into 2 to the power 16 क्या, I know actually मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तुम लोग क्या करोगे, इसको अपने हिसाब से करना। 125 मीनिंग 5 क्यूब दैट टू द पावर 1/3 होल डिवाइडेड 64 मीनिंग 2 to the power 6 होल टू द पावर 1/6 into that is 3 to the power 5 होल टू द पावर 2/5। देखो ये से मुझे याद है, मुझे पता है, इसलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, तुम लोग प्राइम फैक्टर करके करना, ठीक है। अच्छा, इसका वैल्यू क्या है, 3 क्यूब होल टू द पावर 1/3। दिस कैंसिल, 5 कैंसिल, 6 कैंसिल, 4 3 ओके, एंड देयर 3 नाउ ऊपर में क्या है 3 to the power 3। अच्छा, 3 to the power 3 कैन बी, अच्छा चलो एक स्टेप कर ही देते हैं। यहाँ पे 6 to the power -2 इंटू 5 to the power 1, यहाँ पे तो कुछ नहीं मतलब 1 ही होगा। अच्छा, ये पूरा नंबर है, ये इसका मीनिंग क्या है, डिवाइड, फिर यहाँ पे क्या लिखोगे 2 to the power 1, 3 to the power -2 एंड 3 to the power 1। अब इसका क्या है 3 to the power 3 मतलब 27, इसका कैलकुलेट करोगे तो 27 मिलेगा तुम्हें, इंटू 1/36, 6 स्क्वायर -2 है मतलब 1/6 स्क्वायर, वो 6 स्क्वायर का है तो वैल्यू है तो 36, दैट इज 5 डिवाइडेड 2 इंटू 1/9, क्योंकि 3 का स्क्वायर है जो है वो 1/9 होगा 3। यू कैन राइट दिस नाउ, इट कैन बी कैंसल्ड, 9 3 9 4 3 5 15/4 डिवाइडेड 2/3, या 3 3 9 2/3। सो यहाँ पे आएगा 15/4 इंटू 3/2। ओके, यहाँ पे क्या है, अभी देखो यहाँ पे मैंने गलती कर दिया, 343 इज द क्यूब ऑफ 7, तो यहाँ पे 7 क्यूब लिखना था। चलो नेक्स्ट, तो यहाँ पे क्या आएगा 3 to the power 3 इंटू 6 to the power -2 इंटू 5 दैट डिवाइडेड 2 इंटू 3 to the power -2 इंटू 7। ओके, अभी इसका क्या है 27 दैट कैन बी रिटन एज 1/36 इंटू 5
डिवाइड, ये क्या लिखोगे 2 इंटू 1/9 इंटू 7। अभी तो इसको तो कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे, कैंसिल नहीं होगा, यहाँ पे होगा 9 4 ज़र 9 3 ज़र 3 5 ज़र 15/4 डिवाइडेड एज इट इज लिखो 2 7 ज़र 14/9 15/4 इंटू 9/14 14 4 ज़र 56 9 5 ज़र 135। बस यही आंसर आएगा, इसको कोई कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे, तो यही आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अंकुर इज पेंटिंग द वॉल एंड सीलिंग of a cuboidal hall with length, breadth, height 12 meter, 10 meter, 6 meter respectively. From each can of paint 192 meter square of area can be painted. तो एक एक जो पेंट का कैन होता है वो कितना एरिया पेंट कर सकता है 192 मीटर स्क्वायर। ओके, हाउ मेनी कैन्स ऑफ पेंट विल ही नीड टू पेंट द रूम। तो कितना कैन लगेगा रूम को पेंट करने में। अभी बोला क्या गया है, सीलिंग को करना है, मतलब ऊपर का जो छत जो होता है सीलिंग उसको करना है, एंड द वॉल मतलब ये चारों तरफ का जो दीवार है, जो फ्लोर है उसको नहीं करना है। तो टोटल सरफेस एरिया से अगर मैं फ्लोर को माइनस कर दूं तो हो जाएगा कितना पोर्शन मुझे करना है। फ्लोर में सोचो कि टाइल्स बैठा हुआ है, लगाया गया है, तो पेंटिंग मतलब क्या है, दीवार जो ये चारों तरफ जो वॉल होता है उसको पेंट करेंगे और सीलिंग को करने वाले हैं हम। तो उसका एरिया मतलब क्या है, फ्लोर का एरिया माइनस कर रहा हूँ। तो लेंथ ब्रेथ मैंने लिखा है, हाइट भी लिखा है। अभी देखो यहाँ पे मैंने सॉल्व किया है। एरिया ऑफ द वॉल एंड सीलिंग ऑफ क्यूबॉइडल हॉल इक्वल्स क्या है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, ये है टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइडल हॉल। अभी वहाँ से टोटल मतलब जो बॉटम है मतलब सरफेस है वो भी, लेकिन सरफेस का बोला नहीं गया है, सीलिंग एंड द वॉल, दैट मीनिंग तुम्हें सरफेस का माइनस करना है, इसलिए बस अभी कैलकुलेट करो, वैल्यू को लिखो, ये कैलकुलेशन आएगा 384। इसको कैलकुलेट कर देना, पॉज करके देख लो कैलकुलेशन। सो नंबर ऑफ कैन्स ऑफ पेंट ही नीड टू पेंट, कितना कैन, नंबर ऑफ कैन्स ऑफ पेंट ही नीड टू पेंट द रूम, तो कितना होगा 384 डिवाइड बाई एक कैन कितना कर सकता है 192 मीटर स्क्वायर, तो 384 मीटर स्क्वायर हुआ टोटल सरफेस, जो सरफेस एरिया है। तो उसको डिवाइड करोगे तो 2 मिलेगा, तो 2 इज द आंसर। कितना कैन लगेगा, 2 कैन्स इज रिक्वायर्ड टू पेंट द वॉल एंड सीलिंग, यू कैन से लाइक दैट ऑल्सो। ओके, चलो 34 था ये शायद, तो हो गया पूरा। विजुअली चैलेंज क्वेश्चन मैंने नहीं करवाया तो पूरा खत्म। ठीक है, तो चलो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। बहुत थोड़ा एक्चुअली लेंदी हो चुका है ये वीडियो, तो चलो नेक्स्ट क्लास में फिर से मुलाकात होगा। तो तब तक के लिए अच्छे से रहो, गुड बाय।